नमस्कार दोस्तों, मैं मदन कुमार, हेल्थ वेल्थ और लाइफ कोच आप सबों को यूट्यूब चैनल मदन कुमार एंड एसोसिएट्स के ऊपर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, चंदन बंदन। जैसा कि हम लोग बात किए थे, तो कहना है कि एक खूबसूरत इमारत के लिए चारपाया की ज़रूरत होती है। एक सुंदर जिंदगी जीने के लिए एक सुंदर काया की ज़रूरत होती है। और माना कि देश नौजवानों पर निर्भर करता है, पर उसके मार्गदर्शन के लिए बुढ़ापे की छाया की ज़रूरत होती है। बुढ़ापे की छाया की ज़रूरत होती है। तो हम जिंदगी के चार पहलू, चार अवस्था यानी बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, और साथ ही साथ हम लोग जिंदगी के चार पिलर, वित्तीय पिलर, जो पहला ये है कि हमारे घर का खर्चा कंटिन्यू रहता है, हमारा इनकम बरकरार हो या ना हो, हमारे खर्चे बरकरार रहते हैं। तो उसका प्लानिंग कैसे करना है, ये पहला पिलर है। दूसरा है अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए प्लानिंग कैसे करना है जिंदगी में, ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है अपने बच्चे की शादी की प्लानिंग कैसे करना है। और चौथा पिलर जो मैंने पिछले वीडियो में लिया था, बुढ़ापे की प्लानिंग, पेंशन प्लानिंग के ऊपर हम लोग जो वीडियो बनाए थे, वो चौथा पिलर। तो चार पिलर में एक पिलर मैंने कवर किया, जो पिछले वीडियो में आप सबों देखे, प्यार दिए, शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यूअर भी गया, वायरल भी हुआ, और सब लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। तो उसी तरह से ये प्रोजेक्ट जो आप सबों के बीच हम लोग लेकर के आए हैं, बच्चों की शादी का नियोजन, यानी बच्चे की शादी की प्लानिंग हम लोग कैसे करना चाहिए, कैसे करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग इस प्रोजेक्ट में, इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कहाँ पे हम लोग क्या सही और क्या गलत करते हैं। तो हाल के अध्ययन के मुताबिक मानव सेवाओं द्वारा भारत सरकार के द्वारा प्रति 100 माँ बाप ने किस तरह से प्रबंध करते हैं अपने बच्चों की शादी के लिए फंड, निम्न स्थिति उत्पन्न होती है। यानी अपने बच्चे का प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, शादी की प्लानिंग किस तरह से करते हैं और उसका क्या रिजल्ट होता है। जो लोग अपने करियर की शुरुआत 25 साल की उम्र में करते हैं और अपने बेटे बेटी की शादी के समय उनकी वित्तीय स्थिति क्या रहती है। यहाँ जो हम लोग का एक प्रथा है, शंख पानी यानी कन्यादान के समय उसकी क्या स्थिति रहती है, जो हम लोग इस प्रोजेक्ट में देखेंगे। और नतीजा ये आया कि 33% लोगों ने समझौता किया। ये 33% लोग हैं जिन्होंने समझौता किया। 27% लोगों ने कर्ज लिया, 23% लोगों ने प्रॉपर्टी बेची, 16% लोगों ने ट्रस्ट या दान का सहारा लिया, 1% असाधारण रूप से यादगार शादियां किए। ये 33% लोगों ने समझौता किया। ऐसी स्थिति में माँ बाप खुश नहीं थे। समझौता क्यों किए? क्योंकि इन्हें कुटुंब, परिवार, घर बार सब पसंद हुआ, लेकिन दहेज के कारण इन्होंने उस कुटुंब के साथ, उस संबंधी के साथ संबंध नहीं बना पाए। तो ऐसे 33% लोग थे। और यदि संबंध बनाते तो इस स्थिति में बच्चे खुश होते, हम भी खुश होते। लेकिन यहाँ पे हम तो संबंध, उस कुटुंब को छोड़ दिए दहेज के कारण, तो हमारे बच्चे खुश नहीं थे। और ये 27% लोगों ने शादी के लिए कर्ज लिया।
इन्होंने समझा कि नहीं, हमारे बच्चे की खुशी में हमारी खुशी है, और उन्होंने कर्ज लेकर के और शादी किए, जिसमें साहूकार दोस्त रिश्तेदार से कर्ज तो ले लिए, लेकिन 50 साल की उम्र या उससे भी ऊपर पिताजी किस्त भर भर के चुकाते रहते हैं। यानी बेटी की शादी के बाद भी वो कर्ज में डूबे रहते हैं। ऐसा हम लोग अपने इर्द गिर्द सभी जगह देखने को मिलते हैं। 23% लोगों ने प्रॉपर्टी बेचकर शादी की। 23% लोगों ने, जिन्होंने अपने पुराने पूर्वजों की या अपनी कमाई से खरीदे हुए जमीन की, ज़्यादातर माँ बाप ने स्वयं के ऊपर बोझ लेकर अपनी पुरानी जागीर को बेच दिया। जिस जमीन को, जिस जायदाद को, जिस प्रॉपर्टी को हम पूरे दिलो जान से चाहते थे, वो प्रॉपर्टी बेच करके और हमको शादी करना पड़ा। और बच्चे खुश हो सकते हैं, परंतु माँ बाप को अपराध बोध होता है। इसको लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपराध किए हैं, गलती किए हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे होते और हमने इसको बेच करके और अपने बच्ची की शादी किया। तो बच्चियां तो खुश हो जाते हैं, लेकिन अपने आप में स्वयं गलती फीलिंग होता है कि नहीं, हम लोग गलती किए, अपराध किए। 16% लोग दान पर निर्भर करते हैं। हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे जहाँ रहते हैं इर्द गिर्द 16% ऐसे लोग हैं जो दान पर, जैसे हम लोग के एरिया में अशोक धाम है, महादेव सिमरिया है, माँ नेतला धाम कुमार है, या इसके अलावा बाबा धाम जिसको हम लोग बैजनाथ धाम बोलते हैं, सुल्तानगंज है, या इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रस्ट हैं जैसे भारतीय सनातन धर्म, या इसके अलावा भी बहुत सारे संस्था हैं जहाँ की सैकड़ों हजारों शादियाँ हर साल दान के ऊपर करवाए जाते हैं। और केवल 1% लोगों ने यादगार शादियाँ की, जैसा होटल चाहे, जैसा वो यानी चाहे उस हिसाब से शादी करवाए। और ये केवल 1% लोगों ने ऐसी शादियाँ की है। ऐसा क्यों हुआ? तो केवल 1% ही यादगार शादियाँ क्यों? वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि आय माइनस खर्च बराबर बचत। पहले हम इनकम करते हैं, बाद में खर्च करते हैं और बाद में बचत सोचते हैं, तो ये स्थिति गड़बड़ है। और क्या इससे शादी चौपट हो जाएगी? बिल्कुल। ऐसा करने से हमारा जो भी प्रोविज़न है वो अच्छा नहीं होगा, और ये जो हमारा प्लानिंग है वो निश्चित तौर पर गड़बड़ हो जाएगा। सर्वोत्तम समीकरण इसका ये है कि आपका जो इनकम है उसमें से बचत करें और बचत में से फिर खर्च करें। तो क्या इससे अमीर शादी होगी? बिल्कुल होगी। तो हम पहले इनकम करें और उसमें से बचत करें फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, कि हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं, और तब हम उसमें से जो बचे उसमें से खर्च करें। तो हमारी जो शादी हम करेंगे अपने बच्चे बच्चियों की, वो अमीर की तरह शादी होगी। ऐसी स्थिति क्यों बनती है? असंगठित लोग और संगठित लोग, दोनों तरह के लोग हम लोगों ने देखा। तो ऐसी स्थिति क्यों हुई? तो बात यह है कि ये जो यादगार शादी किए उसमें क्या किया, और जो लोग का ट्रस्ट पे प्रॉपर्टी बेचना पड़ा या कर्ज लेना पड़ा, वो लोगों ने क्या किया? ये पहले खर्च करते हैं और फिर बचाते हैं, और ये पहले बचाते हैं और उसके बाद खर्च करते हैं। इनकम यहाँ भी 25,000, इसने पहले खर्च किया, बाद में बचत सोचा, तो बाद में बचत कुछ हुआ ही नहीं। और इन्होंने पहले बचत किया, बाद में खर्च किए, तो जो पैसा इन्होंने बचाए, इनका पैसा बचा रह गया, और वो ब्याज समेत इनको समय पर मिला, और उससे इन्होंने यादगार शादियाँ की। इस विडम्बना की बात है कि 40 साल तक काम करने के बाद वे काफ़ी पैसे कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, लेकिन अंत में उनके पास बहुत कम पैसे बचते हैं। इसलिए उनमें से ज़्यादातर लोग बच्चे की शादी में समझौता करते हैं। बिल्कुल। और ये हैं आपके बच्चों की शादी के लिए शादी व्यवस्थापन वर्ष भर अविस्मरणीय, 6 माह शाही, 3 माह अच्छी और तुरंत तो समान। यदि हम साल भर पहले से प्लानिंग करते हैं कि हम शादी में
कैसा डेकोरेशन करना है, कैसी गाड़ियाँ करनी है, कैसे जगह पे करनी है, तो वो अविस्मरणीय शादी होती है। और 6 महीने पहले से भी अगर हम उस शादी में लगते हैं तो शाही शादी होता है, और 3 माह पहले अगर हम तैयारी करते हैं तो वो अच्छी होती है। और तुरंत इसको बोलते हैं चट मरबा पट विवाह। तो इसमें सामान्य शादी होती है और इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी यहाँ पर है बचत आरंभ। अगर हम बचत जो है आरंभ 25 से 35, यानी बच्चा जिस समय हमारे जन्म ली, हमारी बच्चे बच्चियाँ जन्म ली, उस समय से यदि हम प्लानिंग करते हैं तो अविस्मरणीय शादी होगी। बच्चे अगर 5 साल 10 साल के हो गए फिर भी हम करते हैं तो भी शाही शादी होगा। और अगर बच्चे हमारे 15 साल हो गए तो अच्छी शादी हो सकती है। लेकिन यदि जब हमारे बच्चे 20 साल 22 साल के हो गए और अब हम बचत सोचेंगे तो ये सामान्य शादी होगी, और उसके लिए हम लोगों को कर्ज लेना पड़ेगा, या फिर प्रॉपर्टी बेचनी होगी, या फिर चैरिटी दान पे निर्भर करना होगा। और ये लोग फेल होने की कोई योजना नहीं बनाते हैं। ऐसे ये लोग कोई प्लानिंग नहीं किए, लेकिन ये योजना बनाने में ही फेल हो गए। अब बात आती है कि ये योजना बनाने में क्यों फेल हो गए। क्या पहला बात है, क्या उन्हें यह पता नहीं है कि योजना कैसे बनाते हैं, और उसके महत्व को नहीं महसूस किए। योजना कैसे बनाना चाहिए, क्या ये बात वो नहीं जानते थे, या विशेष लक्ष्य और उद्देश्य, उसके कोई विशेष लक्ष्य। अब मान लिया जाए कोई एक प्लानिंग तो हमने कर लिए, बच्चे हमारे 2 हैं, बच्चे हमारे 3 हैं, मैंने प्लान सिर्फ एक ही किया, तो एक बच्चे में तो हो जाते हैं लेकिन दूसरे में हम लोग जा कर के फेल होते हैं। तो क्या इस तरह का लक्ष्य हम लोग नहीं बनाते हैं, या ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें आती है जिसको कि हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। जैसे साल में हम लोग को 10, 20, 50, 100 निमंत्रण आते हैं और उसमें लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च होते हैं। या बहुत सारी बातें ऐसी आती है, इमरजेंसी लैंडिंग, जैसे परिवार में कोई ऐसे होते हैं जिसको हम लोग को मदद करनी होती है, तो वैसी भी लक्ष्य। या अपने बच्चे की एक प्लानिंग करते हैं, बच्चे 3 हैं, प्लानिंग एक, और यदि प्लानिंग वो भी मैंने किया तो हमने प्लानिंग किया 5 लाख का और खर्च है 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, तो वो भी प्लानिंग। तो ये पूरा लक्ष्य देखना पड़ेगा कि हम अपने बच्ची की शादी में कितना खर्च करेंगे, उसके हिसाब से हमको कितना लक्ष्य बनाना चाहिए। फिर हमारे दूसरे बच्चे के लिए क्या करना है, तीसरे बच्चे के लिए क्या करना है, इस तरह से। निवेश के विभिन्न विकल्प, उच्च लाभ के लिए अंधी दौड़। मैंने प्लानिंग किया था सर, लेकिन पैसे डूब गए, तो क्यों ऐसा हुआ। अक्सर हाँ हम लोग यही गलती करते हैं कि यहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है, यहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है, उच्च रिटर्न के चक्कर में, माने वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है, इसके चक्कर में हम लोग कंपनी का सिक्योरिटी नहीं देखते हैं, 100% गारंटी नहीं देखते हैं, और हम पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे प्लानिंग भी चौपट होती है, हमारे पैसे भी जाते हैं, और हमारा प्लानिंग भी, अपने बच्चे का भविष्य भी बर्बाद होता है। तो वैसे उच्च रिटर्न के चक्कर में हम लोग ना पड़ें, और बिल्कुल जहाँ पे हमको 100% गारंटी, यानी 100% गारंटी मिले, वहीं पे हम लोगों को प्लानिंग करना चाहिए। भले 2 रुपया कम मिले, लेकिन हमारा समय पर और गारंटेड पैसा मिले, वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसकी जानकारी रखनी चाहिए। हमेशा योजना को स्थगित करते रह जाते हैं, और अनुकूल समय और पैसे का इंतजार करते रह जाते हैं, जो मुश्किल से संभव होता है। दोस्तों, एक बात है कि हम लोग चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी ये समय में करेंगे, ये समय में करेंगे, ये समय में करेंगे, अच्छे पैसे आएंगे तो करेंगे, अच्छे पैसे आने दीजिए, अभी ये है वो है करके हम लोग इसको पोस्टपोन करते रहते हैं, और किसी ने कभी बताया नहीं और ना ही कार्रवाई करने के लिए कहा। और सर सच्ची बात यह है, और आप लोग ये बात मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ कि शायद ऐसे कोई आप लोगों को समझाया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझाया तो आज समझ लीजिए मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, और इसको आप मंथन कीजिए कि हमने जो बताया वो सही बताया या फिर गलत है। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर प्लानिंग कीजिए, और गारंटेड वाला प्लानिंग कीजिए।
ज़्यादातर लोग कोई गलत चीज़ नहीं करते हैं, वे कुछ नहीं करते, यही गलत है। हमने ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई गलत काम किया, हमने ये नहीं कहा उन्होंने और गलत काम किया। बहुत सारे बातें आती है ज़िंदगी में, लेकिन मैंने वो सब की बात नहीं की। मैंने अच्छाई की बात की और अच्छाई में जो अच्छाई है उसकी बात की। तो जितना अधिक हम फलने फूलने के लिए इंतजार करेंगे, सफलता के लिए हमें कड़ी मेहनत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चे 0 साल के हैं तो हम आसानी से बिल्कुल यादगार शादी के लिए उसको प्रिपेयर्ड होंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होंगे हमारी प्लानिंग और बड़ा करना पड़ेगा और समय कम बचेगा। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि आपकी बच्ची या बच्चे का जन्म हो और छठी के दिन ही उसकी प्लानिंग करें। अगर बाय द वे छठी के दिन प्लानिंग नहीं कर पाते हैं तो पहला बर्थडे जब आप लोग मनाते हैं अपने बच्चे का पहला जन्मदिन के ऊपर, उस बच्चे को गिफ्ट के रूप में एक प्लानिंग, जो कि उसके चाहे शिक्षा का प्लानिंग हो चाहे उसके शादी का प्लानिंग हो, जरूर करें। और इससे उसकी ज़िंदगी में भी खुशहाली होगी और आपके ज़िंदगी में भी खुशहाली होगी। तो वित्तीय सफलता के लिए 4 कदम, जो मैंने 4 पिलर की बात की, यहाँ भी 4 कदम है। तो पहला वित्तीय लक्ष्य तय करें कि हमारे बच्ची की शादी में कितने हम दहेज देंगे, उसके अलावा हम घर में कितने खर्च करेंगे, कितने के सामान देंगे और टोटल कितना आ रहा है उसके हिसाब से हमको कितना जमा करना पड़ेगा, कितना समय है। ये सारी प्लानिंग करने के लिए आप हमें फ़ोन करें। हमारा नंबर आप लोगों को मिला हुआ है, नहीं मिला तो हम अंतिम में बताएंगे। दूसरा है, उन्हें सिर्फ ना प्लानिंग करें बल्कि उसको प्राथमिकता भी दें। जैसे हर काम को छोड़ करके अगर घर में भोजन बनता है तो सबसे पहले बच्चे को भोजन कराया जाता है, उसी तरह से उसको प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दें। तीसरा है, कार्रवाई के लिए योजना आरंभ करें। हमने ये भी है कि हम लोग पोस्टपोन करते रह जाते हैं, इसलिए इसको तुरंत शुरू करें, इसको समझें और इसमें कोई देरी ना करते हुए तुरंत योजना का आरंभ करें और अपनी बचत के नियमित रूप से बढ़ाएं। और अपना बचत, अगर आज हम 100 रुपया बचत कर रहे हैं, आज हमारा इनकम 500 रुपया है और अगर हम 100 रुपया बचत कर रहे हैं, कल हमारा इनकम 1000 होगा तो हमको निश्चित तौर पर 200 रुपये बचत करनी चाहिए। कल हमारा इनकम 300 रुपया पर डे है, 1000 रुपया पर डे है, तो निश्चित तौर पर हमारा 500 रुपया इनकम बचत करना चाहिए, 400 करना चाहिए, 600 करना चाहिए, उस हिसाब से। और अपनी योजना को नियमित रूप से अपडेट करते रहें कि हम जहां पैसा लगा रहे हैं वो 100% गारंटी है कि नहीं, टैक्स फ्री है कि नहीं, भारत सरकार द्वारा गारंटेड है कि नहीं, कहीं हमारा पैसा जिस कंपनी में लगाया वो डूब तो नहीं रहा है, घाटे में तो नहीं जा रहा है। इस तरह से हम कंपनी का भी स्ट्रेंथ को देखेंगे और अपनी भी स्ट्रेंथ को देखेंगे। इसलिए योजना बराबर वित्तीय सफलता। अगर हम कोई भी काम को योजना नहीं बनाते हैं तो हम वित्तीय रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए योजना बनाइए और वित्तीय रूप से सफल होइए। योजना बनाएं और उस पर तुरंत कार्रवाई करें और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करें। और योजना बनाइए और उसको वित्तीय रूप से मजबूत होइए। तो एक चीनी कहावत है कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से आरंभ होती है, तो पहला कदम चलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि गलत रास्ते पे चल दो, बजाय इसके कि जिंदगी भर 2 राहें पे खड़े रहो। इसलिए और यहाँ पे हम आपको गारंटी देते हैं, भारत सरकार गारंटी देती है कि आप इस रास्ते पे चलिए, मंजिल अवश्य मिलेगी। और उसके लिए आपको एक कदम शुरुआत, नाधा तो आधा, आधा तो पूरा। तो यदि आप कोई भी अच्छे काम को करते हैं तो उसको पूरा करने में संसार में बहुत सारे, जो हम लोग भगवान को पूजते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, तो वो सारे कायनात उस शुभ काम में जुड़ जाते हैं। और आज ही अपने बच्चे का प्लानिंग करें। और ये प्रोजेक्ट हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस IIOE के द्वारा हम लोग वहाँ पे जाकर के बहुत सारी रिसर्चर लोग वहाँ हैं जो रिसर्च करते रहते हैं और उसी के ये प्रोजेक्ट है। मैं वहाँ से आप लोगों के बीच नई नई जानकारियाँ लाते रहता हूँ। और इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे। और
बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नंबर है 9955421826। यदि आपको ये ऐसी प्लानिंग करनी है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें और ये बताएं कि हमने आपका यूट्यूब पर देखा और आपका वीडियो अच्छा लगा और हम इस प्लानिंग के लिए तैयार हैं, और हमें कॉल करें। मैं अवश्य आप लोगों के साथ बैठूंगा, चाय पीऊंगा और आपका वित्तीय प्लानिंग अवश्य रूप से करूंगा और 100% गारंटेड करूंगा। तो इसी के साथ मैं फिर अगले वीडियो में आऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़िंदगी के 20 मिनट 22 मिनट निकाल करके ज़रूर देखें, शांतिपूर्वक देखें और समझें। और इस पर कोई दबाव नहीं है, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, नहीं लगे कोई बात नहीं है, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।